छात्रों, अमरनाथ मिश्रा ऑनलाइन क्लासेज अपने चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं और आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। नया चैप्टर है भारत में नवजागरण, सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन। इस चैप्टर के पहले हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं भारत में अंग्रेजी ढंग की शिक्षा का विकास, भारत में समाचार पत्रों का विकास। उसमें जो अंग्रेजी माध्यम या अंग्रेजी भाषा में शिक्षा का विकास हुआ, जिसे आधुनिक शिक्षा कही जाती है, उस शिक्षा में शिक्षित वर्ग और उसके अधिक जागरूकता ने पत्रकारिता आंदोलन को हवा दी, जिससे भारत में समाचार पत्रों का विकास हुआ। और जब छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी घटनाएं, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक जो भी हों, और सरकार की गतिविधियां एक समुच्च रूप लेने लगी और समाचार पत्रों के माध्यम से जन सामान्य तक पहुंचने लगी, तो लोगों में एक नए ढंग की जागरूकता आई। इस नए ढंग की जागरूकता ने एक अन्य आंदोलन को, एक नए आंदोलन को जन्म दिया, जिसे नवजागरण या सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन कहा जाता है। अर्थात उस नई जागरूकता ने समाज में, संस्कृति में, राजनीति में, धर्म में एक नए सुधार का रूप लेना शुरू कर दिया। और ऐसे ही समय भारत में इस ढंग से या आधुनिक शिक्षा से पढ़े एक बौद्धिक वर्ग ने जन्म लिया, जिसने समाज में, धर्म में, राजनीति में और उस समय के माहौल में सुधार करने का प्रयास किया। इस माहौल में सबसे अधिक अग्रणी होते हैं राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय भारतीय नवजागरण के पिता इसी नाते कहे जाते हैं, क्योंकि इनका सर्वप्रथम नवजागरण में या सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन में नाम लिया जाता है। अब सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन किस परिस्थितियों में हुआ, वो हमने आपको बताया। इसमें पहले अग्रणी व्यक्ति राजा राम मोहन राय के बारे में हम लोग जान लेते हैं। राजा राम मोहन राय 1772 से 1883, यानी इनका जन्म 22 मई 1772 को स्थान हुगली जिला, बंगाल के राधानगर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रमाकांत राय, जो बंगाल के नवाब के यहाँ नौकरी में थे, तथा यहीं पर अच्छे कार्यों के नाते रमाकांत राय, जो राजा राम मोहन राय के पिता थे, उन्हें राय की उपाधि मिली थी। ये उनकी उपाधि बंगाल के नवाब से मिली थी। ये वास्तव में एक बंगाली ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे, रमाकांत राय। इसी नाते राजा राम मोहन राय भी बंगाली ब्राह्मण परिवार से थे। पिता रमाकांत राय और उनकी माता थी तारिणी देवी, माता तारिणी देवी। राजा साहिब की शिक्षा बनारस में और पटना में हुई। शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये महान विद्वान और भाषाओं के महान ज्ञाता सिद्ध हुए। ये हिब्रू, हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, तुर्की जैसे प्राचीन भाषाओं के, और साथ ही साथ अंग्रेजी, लैटिन, स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच जैसी आधुनिक भाषाओं के प्रकांड विद्वान हो गए। इस प्रकार लगभग 1 दर्जन से अधिक भाषाओं पर इन्हें कमांड था, अर्थात ये उसके विद्वान थे, केवल कम चलाओ इनको नहीं आती थी। इतनी भाषाओं के, लगभग 1 दर्जन से अधिक भाषाओं के जो हमने अभी नाम लिए, इन भाषाओं के प्रकांड पंडित थे, प्रकांड विद्वान थे। इसी कारण राजा साहिब को उपाधियां मिली। कुछ तो उपाधियां ऐसे देख लेते हैं। इनके कार्यों के नाते इन्हें भोर का तारा, आधुनिक भारत का पिता, युगदूत, ये युगदूत सुभाष चंद्र बोस ने उपाधि दिया था। युगदूत, आधुनिकता और प्राचीनता के बीच सेतु तथा राष्ट्रवाद के जनक, ये इन्हें भारी भरकम उपाधियां भारतीय लोगों ने दिया है, सामाजिक सांस्कृतिक सुधार के क्षेत्र में अग्रणी कार्य करने के कारण। साथ ही ध्यान दीजिएगा, राम मोहन को, वास्तव में इनका नाम राम मोहन था, इनको राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दिया था। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी, तथा राय की उपाधि इन्हें अपने पिता से मिली थी। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि इनके पिता रमाकांत राय को राय की उपाधि बंगाल के नवाब से मिली थी। तो राय की उपाधि अपने पिता से प्राप्त किए और राजा की उपाधि मुगल बादशाह से प्राप्त किए, अकबर द्वितीय से। इसी कारण राम मोहन को राजा राम मोहन राय कहा गया। प्रारंभिक जीवन के बारे में देख लेते हैं।
राजा राम मोहन राय को 1803 से 1814 तक ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करने का मौका मिला। धार्मिक क्षेत्र में इन्होंने मूर्ति पूजा, बहुदेववाद आदि का विरोध किया तथा सामाजिक क्षेत्र में इन्होंने छुआछूत, बहुपत्नी विवाह, सती प्रथा, बाल विवाह आदि का विरोध किया। 1809 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, तोहफात उल मुवाहिदीन, एकेश्वरवादियों को उपहार, इसका प्रकाशन करवाया था। 1815 में इन्होंने एकेश्वरवाद के प्रचार के लिए आत्मीय सभा का गठन किया था। एकेश्वरवाद के प्रचार के लिए हुआ था। इसमें द्वारकानाथ टैगोर जैसे महान समाजसेवी भी शामिल हुए थे आत्मीय सभा में। 1820 में ईसाई धर्म की सरलता पर एक पुस्तक इन्होंने लिखी थी, ईसा के नीति वचन और खुशहाली, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है प्रिसेप्ट ऑफ जीसस टू गाइड पीस एंड हैप्पीनेस। ये पुस्तक इन्होंने ईसाई धर्म की सरलता पर लिखी। तो एकेश्वरवाद के लिए इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना किया था। इस पर एक पुस्तक तोहफात उल मुवाहिदीन लिखी थी और एकेश्वरवाद से ही संबंधित ईसाई धर्म, इसकी सरलता के बारे में एक पुस्तक इन्होंने लिखा था, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस टू गाइड पीस एंड हैप्पीनेस, यानी ईसा के नीति वचन और खुशहाली। ध्यान रहे, रजा साहिब ने 1922 में हिंदू उत्तराधिकार नियम नामक एक पुस्तक लिखा था। हिंदू उत्तराधिकार नियम नाम की एक पुस्तक लिखी थी और 1925 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना किया था, जो अपने समय का मशहूर कॉलेज था। अब इसके बाद हम इनकी कृतियों के बारे में जान लेते हैं। ब्रह्म समाज, इसके बाद इनको ब्रह्म समाज के बारे में कि भारत में समाज सुधार, धार्मिक सुधार एवं राजनीतिक एवं साहित्यिक दृष्टिकोण से किए गए योगदानों में हम जो ब्रह्म समाज की चर्चा कर रहे हैं, इस ब्रह्म समाज से पहले उनका एक कृतित्व और भी यहाँ पहले ही बताना उचित होगा, और वो है सती प्रथा के विरुद्ध संघर्ष। सती प्रथा के विरुद्ध संघर्ष जो राजा राम मोहन राय ने किया, उसके लिए उनके जीवन में घटी एक घटना सबसे पूर्ण रूप से या सबसे अधिक रूप से जिम्मेदार है। वो ये कि 1811 में उनके बड़े भाई की मृत्यु के बाद उनके भावज को, उनके भाभी को जबरदस्ती सती होने के लिए बाध्य कर दिया गया। राजा राम मोहन राय के तमाम विरोध बगावत के बावजूद जब उन्हें उनकी जलती चिता में फेंक दिया गया और धू धू कर वो महिला जल गई, तो राजा राम मोहन राय इस कुप्रथा के विरुद्ध समाज के विरोधी हो गए, बगावती हो गए। राजा साहिब ने समाज से बगावत कर दिया। 1818 से वे इसके विरुद्ध प्रबल आंदोलन चलाने लगे। घूम घूम कर देश में ऋषियों, मनीषियों, विद्वानों से चर्चा किया सती प्रथा पर कि क्या यह एक सनातनी समाज का अंग है, क्या भारत में ऐसी प्रथा अति प्राचीन काल से, वैदिक काल से विद्यमान थी। जब उन्होंने पाया कि ऐसा कुछ नहीं है और इस पर प्रतिबंध लगाने पर भारत के जनमानस से कोई विशेष विरोध के स्वर नहीं उभरेंगे, तो राजा राम मोहन राय ने उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ध्यान रहे ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग संपूर्ण भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे, और इसी लॉर्ड विलियम बेंटिंग से स्वयं राजा राम मोहन राय ने आग्रह किया कि वे सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाएं और उन्हें भारतीय जनमानस के किसी भी प्रतिक्रिया के न होने का भरोसा भी दिलाया। उन्होंने बताया कि गवर्नर साहब, भारत के जनमानस से कोई विरोध नहीं होगा, ये भारत की कोई प्राचीन प्रथा नहीं है, बल्कि धर्म की अत्य ने इसे एक कुप्रथा के रूप में भारत के समाज में प्रतिस्थापित कर दिया है। इस भयंकर या भयावह कुप्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए। और उनके इस एक तरह से ये कहें कि प्रोत्साहन से प्रोत्साहित होकर के लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने बंगाल अधिनियम 17 के द्वारा इस प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। पहले बंगाल में और उसके बाद पूरे भारत में इसे प्रतिबंधित कर दिया। उन्होंने इसे नर हत्या यानी मनुष्य हत्या का विरोधी बताया और कहा कि यदि कोई किसी स्त्री को सती प्रथा के लिए उस्काता है, माइंड मेकअप कराता है, जबरदस्ती करता है, तो उसे मानव हत्या का विरोधी माना जाएगा, मानव हत्या का दोषी माना जाएगा और उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। इसके बाद धीरे धीरे ये प्रथा कमजोर पड़ती चली गई और समाप्त हो गई, क्योंकि भारतीय जनमानस की स्वीकृति ये नहीं थी। एक प्रथा के रूप में एक किसी समय आ गई थी। ये भारतीय जनमानस वैदिक वांग्मय
या भारतीय धर्म ग्रंथों में इसका कोई विशेष उल्लेख नहीं है। इस प्रकार सती प्रथा के विरुद्ध संघर्ष में राजा राम मोहन राय सफल रहे। 1833 में 1833 बंगाल अधिनियम 17 के द्वारा 1829, ध्यान रहे यहाँ भूल हो रही, बंगाल अधिनियम 17 इसमें लिख दीजिएगा 1829 के द्वारा इस सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। एक बड़ा काम किया राजा साहब ने। इसके बाद राजा राम मोहन राय का जो एक बड़ा काम होता है वो है ब्रह्म समाज की स्थापना। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को की गई। 20 अगस्त 1828 इस ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य था एकेश्वरवाद की स्थापना, यानी एक ईश्वर की पूजा करना, एकेश्वरवाद की स्थापना करना, यानी उनका कहना था एक ईश्वर की पूजा किया जाए, निराकार ब्रह्म की पूजा किया जाए। और मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध किया, ईश्वर के अवतारवाद का उन्होंने विरोध किया, पुरोहितवाद का विरोध किया, कर्मकांडों का विरोध किया। इन सारी चीज़ों का उन्होंने विरोध किया। ये उन पर ईसाई इस्लामिक परंपराओं प्रथाओं का एक प्रभाव है। भारतीय जनमानस में ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं, इनके विधिवत तर्क हैं, लेकिन अधिकांश धर्म के लोग तर्क से बड़ा दूर रहते हैं। भारतीय धर्म तर्क पर चलता है और वैज्ञानिक तथ्यों पर चलता है। राजा साहिब ने फिलहाल उन धर्मों से प्रभावित होकर ये ईश्वरवाद, मूर्ति पूजा, अवतारवाद विरोध, पुरोहितवाद, कर्मकांडवाद, इसका विरोध किया, एकेश्वरवाद की स्थापना का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की 20 अगस्त 1828 को। साथ ही साथ ध्यान रहे राजा राम मोहन राय भारत के तत्काल स्वतंत्रता के विरोधी थे और वे अंग्रेजी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। उनका कहना था कि अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा के द्वारा ही भारत में नए ढंग के विचार प्रसार हो सकेंगे, नए ढंग के विचार आ सकेंगे, नई नई परंपराएं आ सकेंगी। और साथ ही साथ अंग्रेजों का यहाँ रहना भारत के लिए वरदान। एक तरह से वे अंग्रेजी शासन के समर्थक थे राजा राम मोहन राय। यहीं से थोड़ा वे अति की तरफ चले गए थे। उन्होंने समाचार पत्रों के क्षेत्र में क्या क्या योगदान दिया मैं पहले ही बता चुका हूँ। संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार 1821 और 22। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया था और हम इसको पहले ही बता चुके हैं कि उन्होंने कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर और हाइड ईस्ट के साथ किया था। आजकल प्रेसिडेंसी कॉलेज कहलाता है कलकत्ता में। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने तमाम योगदान दिया था। सामाजिक क्षेत्र में योगदान और धर्म के क्षेत्र में योगदान आप देख ही रहे हैं। अब देख लेते हैं कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु। राजा राम मोहन राय की मृत्यु 27 सितंबर 1833 में स्थान कहाँ? इंग्लैंड का ब्रिस्टल शहर। इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में राजा राम मोहन राय की 27 सितंबर 1833 में मृत्यु हुई थी। और वो घटना कैसे हुई? मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने उन्हें दिल्ली दरबार में बुलाकर सम्मानित किया तथा इसी मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। हम इसकी चर्चा पहले कर चुके हैं। कभी कभी क्वेश्चन भी आया है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया? मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दिया। राजा की उपाधि देने के साथ मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने अपनी पेंशन को बढ़ाने के लिए, पेंशन बढ़वाने के लिए राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड के राज दरबार भेजा। उस समय इंग्लैंड के राजा होते थे विलियम चतुर्थ, और उनसे मुलाकात करने के लिए जब पेंशन के मुद्दे पर बात करने हेतु राजा राम मोहन राय इंग्लैंड पहुंचे, राजा से मुलाकात करने से पहले वे ब्रिस्टल नामक शहर में ठहरे थे। वहीं पर हृदय गति रुकने से 27 सितंबर 1833 को उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह से समाज सुधार, धर्म सुधार, राजनीतिक अन्य तमाम सुधारों के क्षेत्र का जगमगाता हुआ एक सितारे का अंत हो गया। लेकिन इनकी कहानी अभी यही खत्म नहीं होती, बल्कि हम देखते हैं कि इनके बाद आखिरकार ब्रह्म समाज में क्या हुआ, इसकी थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। राजा राम मोहन राय के मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज के जो अगले नेतृत्वकर्ता होते हैं उनको हम द्वारकानाथ टैगोर और रामचंद्र विद्या बागीश के नाम से जानते हैं। यानी 1833 में
जो राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज की स्थिति है, उसमें हम इतिहास में पाते हैं कि राजा साहिब के बाद ब्रह्म समाज का संचालन किया द्वारकानाथ टैगोर और रामचंद्र विद्याबागीस ने। ये द्वारकानाथ टैगोर देवेंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान महापुरुषों के पिता थे। ये एक जमींदार थे बंगाल के। इसी द्वारकानाथ टैगोर और रामचंद्र विद्याबागीस ने राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का संचालन किया। इसके बाद द्वारकानाथ टैगोर के पुत्र देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज की कमान संभाली या इनके अध्यक्ष बने। तो हम लोग देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये 1817 से 1905 के बीच इनका जीवन काल है। देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे, ब्रह्म समाज के अध्यक्ष बनने से पूर्व इन्होंने कलकत्ता के जोरासांकी में, एक स्थान है, एक मोहल्ला कलकत्ता में जोरासांकी, वहाँ पर इन्होंने तत्वरंजनी सभा की स्थापना की थी। यही तत्वरंजनी सभा कालांतर में तत्वबोधिनी सभा बन गई। इस तत्वबोधिनी सभा में राजेंद्रनाथ मित्र, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, प्यारेचंद मोहन इत्यादि जैसे महान बुद्धिजीवी हुआ करते थे। ये तत्वरंजनी सभा जो बाद में तत्वबोधिनी सभा थी, इसके ये लोग सदस्य थे। देवेंद्रनाथ टैगोर 1843 में ब्रह्म समाज में शामिल हुए। कब? 1843 में, 1843 में। और उस समय ईसाई पादरी ग्रांड डफ हिंदू धर्म के आलोचना के लिए प्रसिद्ध हो चुके थे। उनके इन प्रहारों का देवेंद्रनाथ टैगोर ने प्रबल विरोध किया। इन्होंने ही ब्रह्म समाज में ब्रह्मोपासना की शुरुआत करवाई तथा ब्रह्म धर्म नाम की एक पुस्तिका का संकलन भी करवाया। ब्रह्मोपासना की शुरुआत किसने करवाई? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। और ब्रह्म धर्म नाम की एक पुस्तिका भी संकलित करवाई देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ये इनके ब्रह्म समाज में कार्य हैं। इनका एक और बड़ा कार्य ब्रह्म समाज में है। इन्होंने ही 1857 में केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज में शामिल किया, उसका आचार्य बनाया। तो केशव चंद्र सेन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अभी हमने बताया 1857 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज में शामिल किया। ब्रह्म समाज का अत्यधिक विकास इसी केशव चंद्र सेन के तूफानी दौरे के कारण हुआ। इन्हीं के कारण, इनके कारण ही मद्रास में वेद समाज, बंबई में प्रार्थना समाज, इवन दयानंद सरस्वती द्वारा जो स्थापित आर्य समाज था, वो भी कहीं न कहीं केशव चंद्र सेन से प्रभावित था। जिस दौरान केशव चंद्र सेन तूफानी दौरा करते थे, ब्रह्म समाज के विकास के लिए कार्य कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने यानी केशव चंद्र सेन ने संगत सभा की स्थापना की थी। यानी संगत सभा के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। और इन्होंने इंडियन मिरर नाम का एक अखबार भी निकलवाया था। इंडियन मिरर नाम का एक अखबार भी निकलवाया। लेकिन इसी केशव चंद्र सेन के कारण ब्रह्म समाज में पहली बार फूट पड़ी और ब्रह्म समाज एक बार विखंडित हो गया। तो हम लोग ब्रह्म समाज का विखंडन और फिर उसकी गतिविधियों का कमजोर पड़ना, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। समाज में जो विभाजन हुआ वह केशव चंद्र सेन के कारण ही हुआ 1867 में। ध्यान रहे, इस विभाजन का कारण केशव चंद्र सेन की प्रार्थनाओं में ईसाई पूजा प्रार्थना एवं अन्य धर्मों की प्रार्थनाओं को शामिल किया जाना था, जिसके कारण से ब्रह्म समाज एक अपना मौलिक पहचान ही खोता जा रहा था। इसीलिए आचार्य केशव चंद्र सेन को 1867 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने पद मुक्त कर दिया, आचार्य पद से मुक्त कर दिया। और विभाजन के फलस्वरूप यानी जब वो आचार्य पद से मुक्त हो गए तो उन्होंने एक नए ब्रह्म समाज की स्थापना की। और केशव चंद्र सेन के गुट ने अपने ब्रह्म समाज को भारतवर्ष की ब्रह्म समाज कहा। अतः ब्रह्म समाज को एक नई पहचान देने के लिए देवेंद्रनाथ टैगोर ने अपने वाले को आज ब्रह्म समाज कहा। यानी ब्रह्म समाज का जो विभाजन हुआ उसमें देवेंद्रनाथ टैगोर गुट अपने को आज ब्रह्म समाज कहता था और केशव चंद्र सेन गुट अपने आप को भारतवर्षीय ब्रह्म समाज कहता था। अब भारतवर्षीय ब्रह्म समाज की गतिविधियां देख लिया जाए। केशव चंद्र सेन ने अपने सुधार कार्य और अन्य कार्य को, प्रचार प्रसार कार्य को जारी रखा। केशव चंद्र सेन ने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की ब्रह्म समाज से अलग होने के बाद। यानी भारतवर्षीय ब्रह्म समाज के नेतृत्व में केशव चंद्र सेन ने जो नई संस्था बनाई, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। इस संस्था की स्थापना का उद्देश्य ही था स्त्री शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा देना, कुरीतियों को दूर करना। यही इस इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना का उद्देश्य था।
ब्रह्म विवाह अधिनियम बनाने के लिए सरकार की मदद भी केशव चंद्र सेन ने 1872 में की। इस विवाह अधिनियम के अनुसार विवाह हेतु लड़के लड़कियों की उम्र तय की गई, लड़का 18 वर्ष, लड़की 14 वर्ष। लेकिन ब्रह्म समाज में फिर दूसरा विभाजन हो गया। इस विभाजन का कारण भी केशव चंद्र सेन ही थे। यह विभाजन 1878 में हुआ। विभाजन का कारण क्या था? केशव चंद्र सेन ने अपनी अल्पाई पुत्री का विवाह, यानी अभी 13 वर्ष की पुत्री थी उनकी, उसका विवाह उन्होंने कूच बिहार के राजा से कर दिया। यानी ब्रह्म विवाह अधिनियम जिसको बनवाने में उन्होंने स्वयं महती भूमिका अदा की थी, उस ब्रह्म विवाह अधिनियम का उल्लंघन केशव चंद्र सेन ने खुद किया और 13 वर्षीय अपनी अल्पाई पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से कर दिया। इस कारण से उनके अनुयायी उनसे नाराज हो गए और अंततः भारतवर्षीय ब्रह्म समाज से अलग हुए लोगों ने एक अलग गुट साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। ये इस साधारण ब्रह्म समाज के प्रमुख नेता होते थे आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में इस संस्था ने भी अनेक कार्य किए, जैसे इन लोगों ने तत्व कौमुदी, ब्रह्म जनमत, नव्य भारत जैसे तमाम पत्रिकाओं तथा पत्रों का प्रकाशन करवाया था। लेकिन बार बार विभाजन के कारण इस ब्रह्म समाज की गतिविधियां धीरे धीरे मंद पड़ने लगी और बंगाल में ब्रह्म समाज अपनी महती भूमिका खो बैठा। इस ब्रह्म समाज के बाद अब हम लोग जो भारतवर्ष में अन्य कई ऐसी संस्थाएं समाज सुधार के लिए आई, उनके बारे में नेक्स्ट अगले क्लास में पढ़ते हैं। थैंक यू क्लास।